तो दोस्तों, स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल ज़ायरन स्टोरीज पर, जहां पर आपको मिलेगा दिलचस्प और फैंटेसी नोवेल की कहानियां, बुक्स की मज़ेदार कहानियां मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1910 इस मामले को यहीं खत्म करें। हर कोई देख रहा था कि किस तरह काले रंग के सूरज के अंदर जा चुके सुनहरे पहाड़ की शक्तियां खत्म होती जा रही थीं। जब वो शक्तियां पूरी तरह गायब हो गईं, तो परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा कमजोरी के चलते पीला पड़ गया था और वो खून की उल्टियां करता नजर आया। अब जाकर उसे समझ आया कि कैसे उसका ताकतवर खजाना भी ध्रुव शौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इस बात का यकीन उस ड्रैगन वजीर को हुआ ही नहीं, और वो हड़बड़ाते हुए कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? ये खजाना तो बहुत ताकतवर है। नहीं, मुझे मेरा खजाना वापस करो। वहीं उसकी बात पर ध्रुव शौर्य के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने परलोकी ड्रैगन वजीर के पागलपन का मजाक उड़ाना शुरू किया। जो कल तेरा था, अब वो मेरा है। हमला करने के पहले सोचना चाहिए था कि इसे खोने पर तुझे कितना बुरा लगेगा। एक झटके में ध्रुव शौर्य परलोकी ड्रैगन वजीर के ठीक सामने आ गया। उसे वहां आते देख परलोकी ड्रैगन वजीर ने गुस्से में दहाड़ते हुए ध्रुव पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। लेकिन ध्रुव ने तो अपना हाथ आगे लाते हुए उसके मुक्के को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। बल्कि ध्रुव की उंगलियां तो बहुत ही ज्यादा नुकीली लगने लगी थीं, जो छोटे छोटे कीलों की तरह परलोकी ड्रैगन वजीर के हाथ में घुस गईं। इस दर्द के चलते वो वजीर दहाड़ने लगा। आखिर में उसने अपने आप को फिर से असली रूप में बदल दिया, ताकि वो जैसे तैसे बचकर भाग सके। पर ध्रुव शौर्य ने उसे ऐसा करते देख हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि अपने असली रूप में आने से तू मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो जाएगा? फिलहाल तो ध्रुव का शरीर उस बहुत बड़े ड्रैगन के सामने बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन ध्रुव की शक्तियां परलोकी ड्रैगन वजीर से बहुत ज्यादा लग रही थीं। तभी ध्रुव शौर्य ने अपने हाथों में शक्तियां भरते हुए उस ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए ध्रुव शौर्य ने उसे बहुत दूर दिखते पहाड़ पर फेंक दिया। तारांकन बूम, वो पूरा पहाड़ ड्रैगन की टक्कर से चकनाचूर हो गया और वापस खड़े होने में उस ड्रैगन को बहुत मुश्किल हुई। पर ध्रुव शौर्य तो उसे माफ करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए पलक झपकते ही वो सीधे उस 6 पंखों वाले ड्रैगन के सामने आ गया। हर किसी ने देखा कि ध्रुव कितनी बेरहमी से उस ड्रैगन को पीटने लगा। ये नज़ारा देखते वक्त कोई भी कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि असल में वो लड़का इतना ज्यादा खूंखार था। ढेर सारे पहाड़ों को तबाह करने के बाद ध्रुव आखिरकार रुक गया और दर्द में कराहते परलोकी ड्रैगन वजीर को देखकर मुस्कुराने लगा। उस ड्रैगन वजीर की ऐसी हालत देखकर दूर खड़े बाकी दोनों वजीरों की सांसें थम गई थीं। अंदर ही अंदर वो इस बात की खुशी मनाने लगे कि उन्होंने पीछे हटकर बहुत सही फैसला लिया था, वरना शायद उनका हाल भी परलोकी ड्रैगन वजीर जितना ही दर्दनाक होता। इस दौरान छोटू और निंजा भी इस खौफनाक नज़ारे को देखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र बिजलीदीप कबीले के सभी योद्धाओं पर पड़ी, जिनकी आंखें खौफजदा हो गई थीं। जाहिर सी बात थी कि ध्रुव शौर्य की खूंखार शक्तियां देखकर वो सभी सहम गए थे। तब छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आमतौर पर भैया कभी इतने नाराज नहीं होते हैं। इस मुकाबले के बाद मैं आप सभी को इनसे मिलवाता हूँ। ध्रुव से मिलने का जिक्र सुनकर शेरा और बाकी सेनापतियों के चेहरों की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा खूंखार योद्धा, जो इतनी बेरहमी से परलोकी ड्रैगन वजीर जैसे ताकतवर योद्धा को मार रहा था, किसी का दोस्त कैसे बन सकता था। तभी हर किसी ने ड्रैगन वजीर की तरफ देखकर कहा, लगता है ये मुकाबला खत्म हुआ। इस दौरान छोटू भी महसूस कर पा रहा था कि परलोकी ड्रैगन वजीर की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थीं। इससे साफ हो गया था कि ध्रुव शौर्य के ताबड़तोड़ हमलों ने उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इतने में परलोकी ड्रैगन वजीर के शरीर से खून का फव्वारा निकलने लगा, जो आसपास फैलता दिखाई दिया। उसका शरीर पहाड़ों के मलबे के बीच पड़ा छटपटा रहा था, जिसे देखकर लोगों ने अपनी नजरें छुपा लीं। वहीं ध्रुव शौर्य धीरे धीरे नीचे आया और उसने छोटू और निंजा के पास आते हुए रौबदार आवाज में ड्रैगन वजीर से कहा, भाई हैं ये दोनों मेरे। इन्हें हाथ लगाया ना तो जान से मार दूंगा। समझा? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। बिजलीदीप कबीला मेरे भाइयों का कबीला है, और अगर किसी ने आंख उठाकर भी इस कबीले की तरफ देखा, तो आंखें बाहर निकालकर यहाँ के दरिंदों को खिला दूंगा। अगर मैं दोस्तों का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो दुश्मनों का सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता हूँ। उसकी धमकी सुनते वक्त बाकी दोनों वजीरों के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी। वो बिना कुछ कहे हामी भरने लगे और कसम खाने लगे कि बिजलीदीप कबीले से वो दोनों दूर रहेंगे। इस वक्त चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जिसमें ध्रुव शौर्य की धमकी गूंजती हुई सुनाई पड़ रही थी। दरिंदा युद्ध मैदान के जितने भी ताकतवर योद्धा थे, चुपचाप खड़े थे और कोई भी आगे आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में पहाड़ों के मलबे के बीच से लाल रंग की रोशनी निकली और परलोकी ड्रैगन वजीर छोटा होते हुए अपने इंसानी रूप में आ गया।
इंसानी रूप में आकर वो मलबे पर बैठ गया और दर्द भरी आवाजें निकालने लगा। आखिर में उसने खून की उल्टियां करते हुए गुस्से से ध्रुव शौर्य की तरफ देखकर कहा, बहुत ताकत है तुझमें माक्यूजिए। अगर जिगरा है तो मुझे यहीं के यहीं खत्म कर दे, वरना मैं कभी तुझे चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो गई और उसकी आंखों में दिखते गुस्से से आसपास का माहौल बदलने लगा। इसी के साथ ध्रुव धीरे धीरे चलकर परलोकी ड्रैगन वजीर के पास जाने लगा। वहीं ध्रुव शौर्य को इस तरह जानलेवा इरादे से अपनी तरफ आते देख परलोकी ड्रैगन वजीर ने खून से रंगे दांत दिखाते हुए कहा, मैं ड्रैगन कबीले का योद्धा हूं। अगर तूने मुझे मार दिया तो ड्रैगन कबीला कभी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर ध्रुव शौर्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तेरे जैसे छछूंदर भी आजकल ड्रैगन कबीले के योद्धा कहलाते हैं। क्या तू इसलिए खुद को ड्रैगन कबीले का योद्धा कहता है क्योंकि तेरे अंदर बूंद बराबर ड्रैगन खून है? इतने में परलोकी ड्रैगन वजीर ने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी मुट्ठी कसी जिसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी। उस रोशनी में ड्रैगन वजीर ने खून भरते हुए उसे और ज्यादा चमकदार बना दिया। इतना ही नहीं, अब उस चमक में से खतरनाक ड्रैगन शक्ति महसूस की जा सकती थी। ये देखकर ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया क्योंकि ड्रैगन वजीर ने जो चीज बाहर निकाली थी वो असल में ड्रैगन कबीले का निशान था। परलोकी ड्रैगन वजीर को लगने लगा कि उस निशान को निकालने पर कम से कम उसे कुछ पलों की तो शांति मिलेगी। लेकिन ध्रुव शौर्य की आंखों की चमक बरकरार रही और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ड्रैगन कबीला तो सच में दरवाजे पर पड़े किसी भी कचरे को अपना मान लेता है। कोई बात नहीं, मैं भी आज देखता हूं कि तेरे जैसे छछूंदर के पीछे क्या ड्रैगन कबीला हम मरुक्स वालों से जंग छेड़ता है। ध्रुव शौर्य का जानलेवा इरादा जगह जाहिर था और वो बेझिझक सामने पहुंचकर लाल रंग के चमकते हुए निशान को तोड़ने लगा। जब परलोकी ड्रैगन वजीर ने उसे ऐसा करते देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सोच रहा था कि ड्रैगन कबीले जैसे सबसे ताकतवर कबीलों में से एक का निशान निकालने के बाद ध्रुव शौर्य उसे कुछ वक्त तो देगा। लेकिन ध्रुव शौर्य ने तो बिना किसी डर के उस निशान को तोड़ दिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। देखा जाए तो परलोकी ड्रैगन वजीर इस वक्त बहुत बुरी तरह जख्मी था, इसलिए वो मजबूरी में देखता गया कि कैसे ध्रुव शौर्य का जानलेवा हमला उसकी तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। आखिर में ध्रुव का वो जोरदार हमला परलोकी ड्रैगन वजीर की आंखों के सामने आ गया, जिसके चलते उस ड्रैगन वजीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इससे पहले कि वो जानलेवा हमला उस वजीर से टकराता, अचानक से ध्रुव का हाथ धुंधली जगह में अटक गया। इस बात से हर कोई दंग रह गया। उस वजीर के ठीक सामने की जगह बहुत ज्यादा धुंधली पड़ गई थी और उसमें से दो शरीर बाहर आते नजर आए। दोनों में से एक ने ध्रुव शौर्य के हमले को देखकर ड्रैगन की दहाड़ निकली और एक झटके में उसे झटका देकर बहुत पीछे भेज दिया। ध्रुव अचानक झटका खाकर पीछे हुआ और उसने खूंखार इरादे के साथ धुंधली जगह से आए दोनों की तरफ देखा। इतने में दोनों में से एक योद्धा ने अपनी भारी आवाज में कहा, देखो मार्कस से आए दोस्त, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तुम इसे दर्द पहुंचाना चाहते थे और वो तुम पहुंचा चुके हो, इसलिए हमें लगता है कि अब इसे जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। अनगिनत निगाहें देखती जा रही थीं कि परलोकी ड्रैगन वजीर के सामने आए दो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने जिस आसानी से ध्रुव शौर्य का हमला नाकाम किया था वो वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। उन लोगों की शक्तियों को महसूस कर दूर खड़े छोटू ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, इनकी शक्तियों से तो लग रहा है कि ये ड्रैगन कबीले के योद्धा हैं। वहीं ध्रुव शौर्य ने भी उनकी शक्तियां समझते हुए हल्की हैरानी के साथ इस बात को समझा कि वो दोनों ड्रैगन कबीले से आए लोग थे। उन्हें इस तरह देखकर वो थोड़ा हैरान भी हुआ था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ड्रैगन कबीले के खून की महज एक बूंद होने के बावजूद वो कबीला परलोकी ड्रैगन वजीर की मदद करने आने वाला था। धीरे धीरे दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने अपनी नजर परलोकी ड्रैगन वजीर की तरफ की। उसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा नाराज दिखते ध्रुव शौर्य और उसके बाकी तीनों इंद्रजीत साथियों की तरफ देखा। चार इंद्रजीत योद्धाओं को वहां देखकर दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों के चेहरे पर हल्की फिक्र नजर आने लगी। जाहिर सी बात थी कि ध्रुव के साथ इतने ताकतवर योद्धा आए थे, इसका मतलब साफ था कि मार्कस के योद्धाओं के बीच ध्रुव शौर्य का ओहदा काफी ऊंचा था। इतने में उन दोनों की तरफ देखकर परलोकी ड्रैगन वजीर के चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलकने लगी। उसने हड़बड़ाकर दोनों से कहा, मुझे बचा लीजिए, ये लड़का मेरी जिंदगी खत्म करने पर तुला है। इस पर दोनों में से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ध्रुव शौर्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो मार्कस से आए दोस्त, मैं ड्रैगन कबीले का योद्धा हूं और मेरा नाम है दमयंत। क्या मैं जान सकता हूं कि ड्रैगन वजीर ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया जो तुमने इसे इतनी बेरहमी से मारा? ये सुनते ही ध्रुव शौर्य ने बड़े ही साफ अंदाज में उस आदमी को जवाब दिया, देखिए, इस आदमी ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे चुप रहता। वहीं उसके जवाब पर दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी ने भारी आवाज में कहा, देखो दोस्त, ड्रैगन वजीर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। मेरे ख्याल से ये मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए।
मगर उसकी बात के बावजूद ध्रुव शौर्य ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कभी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता हूं। क्योंकि आज नहीं तो कल ये वापस आकर मुझे खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा। और तब शायद आप लोग नहीं होंगे अपना न्याय का तराजू लिए। ध्रुव शौर्य भी जानता था कि परलोकी ड्रैगन वजीर काफी ताकतवर था। और भले ही ध्रुव को उससे डर नहीं लगता था, लेकिन वो अपने किसी भी दुश्मन को भविष्य में मुश्किल खड़ी करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। ध्रुव की बात सुनकर दमयंत के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसे पता था कि मार्कस से आए लोग बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन उनका ड्रैगन कबीला भी कोई मामूली कबीला नहीं था। और जिस तरह बेरहमी से ध्रुव ने उस कबीले के योद्धा को मारा था, उससे उस कबीले की काफी बेइज्जती हुई थी। इतने में दमयंत ने ध्रुव शौर्य से कहा, ड्रैगन वजीर हमारे कबीला का ही योद्धा है, और एक दफा इसने हमारे कबीले पर एहसान चढ़ाया था। इसलिए भले ही इसके शरीर का खून अशुद्ध हो, लेकिन फिर भी हमारे कबीले के तीनों बुजुर्गों ने इसके एहसान के बदले इसे वो निशान दिया था। उस निशान को तोड़कर ये हमें एक बार मदद के लिए बुला सकता था। ऐसे में तुम ही बताओ कि अगर हम तुम्हें इसे मारने देंगे तो हमारे ड्रैगन कबीले के नाम पर तो कीचड़ उछल जाएगा। दोस्त, क्या तुम सच में इस आदमी के पीछे ड्रैगन कबीले और मार्कस वालों के रिश्ते खराब करना चाहते हो? देखा जाए तो वो दोनों ही गुट दरिंदों के इलाके के 4 सबसे ताकतवर गुटों में आते थे। इसलिए आमतौर पर कोई भी किसी और के मामले में टांग नहीं अड़ाता था। अगर गलती से भी दोनों के बीच जंग छिड़ जाती, तब तो पूरे दरिंदों के इलाके में कोहराम मच जाता। ध्रुव शौर्य की आंखों में अभी भी बेरहमी बरकरार थी, जिसके साथ उसने दमयंत से कहा, यह मामला शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि आपका ये छछूंदर मेरे भाई को जान से मारना चाहता था। इसलिए मैंने जो कुछ किया अपने भाई को बचाने के लिए लिया। कल को ये मेरे और मेरे भाई की जिंदगी खत्म करने फिर से आ जाएगा, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं तो इसे खत्म करके रहूंगा, फिर चाहे जो हो। उसकी जिद देखकर दोनों अधेड़ उम्र के आदमी परेशान होने लगे। वो जानते थे कि ध्रुव शौर्य का ओहदा काफी ऊंचा था, इसलिए मार्कस वाले उसके कहने पर जंग भी छेड़ सकते थे। इस दौरान स्वर्ण बंदर वजीर और असुर गिद्ध वजीर अपने माथे से पसीना पोंछने लगे। वो समझ गए थे कि वो दोनों तो इस मामले से पूरी तरह अलग हो गए थे, क्योंकि अब सबसे ताकतवर गुट इस मामले से जुड़ गए थे। इतने में छोटू उड़ते हुए ध्रुव शौर्य के पास आ गया, जिसके बाद उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भैया इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। हम भाई एक साथ रहेंगे तो कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, और ये छछूंदर वजीर तो हम तीनों का दूर दूर तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाहिर सी बात थी कि छोटू भी ड्रैगन कबीले के बारे में जानता था, इसलिए वो उसके और ध्रुव शौर्य के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने माहौल को हल्का बनाते हुए ध्रुव शौर्य का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। वहीं ध्रुव लगातार छोटू को देखता गया, जिसके बाद उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक पल पहले जो जानलेवा इरादा दिख रहा था, वो अब पूरी तरह गायब हो गया था। ये देखकर दमयंत ने चैन की सांस लेते हुए कहा, दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने बड़प्पन दिखाना सही समझा। मैं माफी मांगता हूं कि परलोकी ड्रैगन वजीर ने तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई। ये सुनकर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ध्रुव भाई ने ड्रैगन वजीर से वो खजाना तो मुआवजे के तौर पर छीन ही लिया है, इसलिए हमें कोई नाराजगी नहीं है। उसकी बात ने जैसे परलोकी ड्रैगन वजीर का खून उबलने पर मजबूर कर दिया, और वो गुस्से से आगे बढ़ने लगा, ध्रुव रायजादा तुझे तो मैं बताता हूँ, मेरा खजाना लूटता है। लेकिन तभी दमयंत ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो तुम उनके आसपास भी गए। इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने के बाद भी तुम्हारी नासमझी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्त, तुम वो खजाना रख सकते हो, ड्रैगन वजीर कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। परलोकी ड्रैगन वजीर ने जैसे ही उसकी डांट सुनी, तो वो मजबूरी में दांत पीसते हुए अपनी जगह पर वापस लौट गया। वो भी जानता था कि ड्रैगन कबीले वालों के सामने वो कुछ नहीं कह सकता था। इतने में दमयंत अपने साथी के साथ वहां से जाने लगा, क्योंकि अब वहां का मामला सुलझ गया था। लेकिन जाने से पहले अचानक दमयंत का शरीर थम गया, और उसके चेहरे पर अजीब सा एहसास नजर आने लगा। फिर उसने तुरंत ड्रैगन वजीर की तरफ देखते हुए हड़बड़ाकर उससे पूछा, तुमने इस लड़के का क्या नाम लिया? इस पर ड्रैगन वजीर ने तुरंत दमयंत को जवाब दिया, मैंने इसे ध्रुव रायजादा कहा। ये एक इंसान है जो हमारे इलाके में आकर बहुत दिनों से मनमानी करता आ रहा है। क्यों, क्या हुआ दमयंत भाई? पर दमयंत ने तो उसे नजरअंदाज कर अपनी नजरें छोटू की तरफ करते हुए कहा, तुम्हारा नाम ध्रुव रायजादा है? कहीं तुम वही ध्रुव रायजादा तो नहीं जो बुजुर्ग चिंगार को जानता है? क्या होगा जब छोटू बताएगा दमयंत को बुजुर्ग चिंगार को जानने के बारे में, और कैसा रहने वाला है उसका आगे का सफर। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1911, तुम्हें ड्रैगन कबीले चलना होगा। दमयंत का सवाल सुनकर छोटू काफी हैरान रह गया था।
लेकिन एक पल की हैरानी के बाद उसने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, मैं जिस महान हरिया युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ वो मुझे बुजुर्ग चिंगार ने ही दी है। लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इतना कहकर छोटू ने देखा कि दमयंत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कुछ पल पहले जो भाव था वो पूरी तरह बदलकर अजीब सी खुशी में बदल गया था। इस खुशी के साथ ही उसने कहा, हा हा हा, तो तुम ही हो वो ध्रुव रायजादा। कमाल हो गया। उसे इस तरह खुश होते देख आसपास मौजूद सभी लोग, जिसमें ड्रैगन वजीर भी शामिल था, दंग रह गए। यहाँ तक कि खुद ध्रुव शौर्य भी हैरत भरी निगाहों से समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। जाहिर सी बात थी कि किसी ने भी ड्रैगन कबीले के उस आदमी के इस बर्ताव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, जिस दौरान हर कोई हैरान रहकर खामोश था। उतने में छोटू ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे दमयंत ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींचते हुए कहा, आखिर माजरा क्या है? क्या आपने मेरे बारे में पहले कभी सुना है? इस पर दमयंत ने हंसते हुए बताया, दरअसल बुजुर्ग चिंगार ने कुछ वक्त पहले हमारे कबीले तक एक संदेशा भिजवाया था। उस संदेशे में तुम्हारा जिक्र था ध्रुव। अब जाकर छोटू को समझ आने लगा कि दमयंत को उसके बारे में कैसे पता था। उसके बारे में खबर बुजुर्ग चिंगार ने भिजवाई थी, और तो और चिंगार का ओहदा ड्रैगन कबीले में काफी ऊंचा था। इस बात से छोटू ज्यादा हैरान नहीं हुआ, आखिर चिंगार अवतार रैंक का योद्धा जो था। इतने में दमयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ही ध्रुव रायजादा हो तो चीजें और आसान हो जाती। ड्रैगन वजीर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो अब हमारे भाई ध्रुव से माफी मांगो। ये सुनते वक्त ना सिर्फ परलो की ड्रैगन वजीर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी, बल्कि ध्रुव शौर्य और उसके तीनों साथी भी दंग थे। वहीं परलो की ड्रैगन वजीर ने झिझक के साथ दमयंत से कहा, लेकिन दमयंत भाई, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मैं क्यों इस लड़के से माफी मांगूंगा? इस पर दमयंत ने चेहरे पर नाराजगी के साथ उसे बताया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ध्रुव को नाराज कर उससे बिना माफी मांगे ही यहाँ से चले जाओगे? ध्रुव को बुजुर्ग चिंगार ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, इसलिए जितने करीब तुम हमारे ड्रैगन कबीले के लिए हो उससे ज्यादा करीब हमारे लिए ध्रुव है। बुजुर्ग चिंगार के उत्तराधिकारी का जिक्र सुनते ही परलो की ड्रैगन वजीर के चेहरे की रंगत पूरी तरह बदल गई। जाहिर सी बात थी कि वो भी बुजुर्ग चिंगार के ओहदे की वजह से उसका नाम जानता था। चिंगार ड्रैगन कबीले के सबसे ताकतवर लोगों में से था। लेकिन जो बात ड्रैगन वजीर को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि आखिर ऐसे खतरनाक योद्धा का छोटू से इतना अच्छा रिश्ता कैसे था। इतने में छोटू ने भी परलो की ड्रैगन वजीर के चेहरे को देखा, जिसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, परलो की ड्रैगन वजीर, तुम मेरी महान हरिया युद्ध तकनीक हासिल करना चाहते थे। तो बताओ, क्या अब भी तुम्हें वो तकनीक चाहिए? ये सुनते ही दमयंत के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने परलो की ड्रैगन वजीर को देखा। इतने में वजीर को घबराहट महसूस होने लगी और उसने हड़बड़ाकर छोटू से कहा, ही, अरे ध्रुव, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? माना कि जब तुमने मुझे मना कर दिया था तो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि वो तकनीक तुम्हें बुजुर्ग चिंगार ने थमाई है तो मैं कभी उसे तुमसे हासिल करने के बारे में सोचता भी नहीं। ही, मुझे माफ कर देना दोस्त, वो क्या है कि मैं अक्सर नाराजगी में थोड़ा बहक जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। छोटू देख रहा था कि कैसे चुटकियों में ड्रैगन वजीर का रवैया पूरी तरह बदल गया था। लेकिन दमयंत जितनी अच्छी तरह छोटू से बर्ताव कर रहा था उसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। भले ही छोटू का बुजुर्ग चिंगार से बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन दमयंत भी कोई मामूली योद्धा तो नहीं था। इसलिए उसका बुजुर्ग चिंगार की वजह से छोटू से थोड़ी बहुत दोस्ती रखना तो ठीक था, लेकिन छोटू को ये नहीं समझ आ रहा था कि दमयंत उसके साथ इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आ रहा था। ये तो कुछ ऐसा था जैसे दमयंत इतना ताकतवर होकर भी छोटू को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। इतने में छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलिए इस मामले को भूल जाते हैं। दमयंत, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, अब जो कि ये मामला खत्म हुआ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनते ही दमयंत के चेहरे की खुशी एक अजीब परेशानी में बदल गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, रुक जाओ ध्रुव। वो क्या है कि इतनी भी जल्द क्या है यहाँ से जाने की? छोटू देख रहा था कि दमयंत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो झूठी लग रही थी। इस वजह से छोटू ने तुरंत उससे सवाल किया, क्या बात है दमयंत? क्या कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? इस पर दमयंत एक पल के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने मजबूरी भरी आवाज में छोटू को बताया, वो क्या है कि हमारे ड्रैगन कबीले में कुछ हो गया है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ध्रुव। दरअसल हमने इस मुश्किल के बारे में बुजुर्ग चिंगार को भी बताया था। उन्होंने ही संदेशे में हमसे कहा कि शायद तुम इस मुश्किल से बाहर निकलने में हमारी मदद कर पाओ। इस दौरान दमयंत ने अपनी शक्तियों से छोटू और उसके आसपास एक अदृश्य कवच बना दिया था, जिसके चलते उसके और छोटू के सिवाय वहां मौजूद कोई भी वो बात नहीं सुन पा रहा था। वहीं दमयंत की बात सुनकर छोटू काफी हैरान हुआ और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है? कहीं ये मुश्किल अंधेरे के गुलामों की वजह से तो नहीं खड़ी हुई है?
और छोटू को ऐसा कहते देख दमयंत दंग रह गया, लेकिन फिर उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसने नहीं सोचा था कि छोटू एक ही झटके में उस मुश्किल का पता लगा लेगा। वहीं दमयंत को अपनी बात पर हामी भरते देख छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी। उसे लग ही रहा था कि ड्रैगन कबीले जैसे ताकतवर कबीले को आखिर किस मामले में उसकी मदद चाहिए होगी। लेकिन अंधेरे के गुलामों का मामला ऐसा मामला था जिसमें शायद उस कबीले की बेशुमार ताकत भी धरी की धरी रह जाती। इतने में दमयंत ने आसपास देखकर छोटू से कहा, असली मामला क्या है, इस बारे में तो हम तुम्हें तभी बता पाएंगे जब तुम हमारे साथ ड्रैगन कबीले चलोगे। देखो ध्रुव, ये मामला हमें जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। हम तुम्हारी तब से तलाश कर रहे हैं जब से बुजुर्ग चिंगार का संदेशा हम तक पहुंचा है। यकीन नहीं होता कि किस्मत में हमारा मिलना ऐसे लिखा था। इस दौरान अदृश्य कवच के बावजूद ध्रुव शौर्य की अंदरूनी शक्तियां दमयंत की बातें सुन रही थीं। इस वजह से उसने हैरानी के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि छोटू को तुम्हारे साथ ड्रैगन कबीले जाना होगा। ध्रुव शौर्य जानता था कि भले ही छोटू की शक्तियां काफी बढ़ गई थीं, लेकिन ड्रैगन कबीले में अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो शायद छोटू वहां से बचकर भाग भी नहीं पाता। वहीं उसकी फिक्र देखकर दमयंत ने ध्रुव शौर्य से कहा, देखो दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा ड्रैगन कबीला कोई छोटा और मामूली कबीला नहीं है। हम ध्रुव के खिलाफ कोई पैंतरा नहीं आजमा रहे हैं। और ध्रुव और बुजुर्ग चिंगार का रिश्ता इतना गहरा है, इसलिए ये तो हमारे कबीले का बहुत खास दोस्त हुआ। इतने में छोटू ने मुस्कुराकर कहा, दमयंत भाई, आप फिक्र मत कीजिए। बुजुर्ग चिंगार मेरे खास हैं और क्योंकि वो ड्रैगन कबीले से आते हैं, इसलिए आपके कबीले की मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। छोटू को ड्रैगन कबीले में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि चिंगार ने उसे प्राचीन ड्रैगन तालाब के बारे में बताया था। छोटू जानता था कि अगर उसे महान हरिया युद्ध तकनीक पर महारत हासिल करनी थी तो उसे उस जगह पर जाकर ट्रेन करना पड़ेगा। शुरू में तो छोटू को लग रहा था कि वो ड्रैगन कबीले से कैसे अच्छा रिश्ता बनाकर उस तालाब का इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन अब जो कि उसे एक सुनहरा रास्ता दिखा था वहां तक पहुंचने का, तो वो हरगिज मना नहीं करने वाला था। इसके अलावा वो कबीला कभी छोटू जैसे को उस तालाब का इस्तेमाल करने नहीं देता क्योंकि वो उनके कबीले का नहीं था। इतने में दमयंत ने छोटू से कहा, ठीक है ध्रुव, तुम जब चाहो तब हम यहाँ से कबीले के लिए रवाना होंगे। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतना ही बेहतर हमारे लिए होगा। छोटू ने भी दमयंत की आंखों में दिखती बेचैनी को देखा, जिसे देखकर वो भी अपना सिर हिलाने लगा। इस बेचैनी के चलते छोटू के जहन में एक सवाल आने लगा, आखिर ड्रैगन कबीले में हो क्या रहा है जो दमयंत भाई इतने ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इस बारे में सोचकर छोटू ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो हम अगले 3 दिनों में ड्रैगन कबीले के लिए रवाना होंगे। इस दौरान बिजलीदीप कबीले में कुछ जरूरी मसले हैं जिन्हें हमें संभालना है। इस पर दमयंत ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तो मैं 3 दिन बाद बिजलीदीप कबीले आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। ध्रुव, तुम बेफिक्र रहना। इन 3 दिनों में अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हमारा ड्रैगन कबीला उसे छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हुए दमयंत ने परलोकी ड्रैगन वजीर की तरफ देखा। वहीं उसकी नजर में झलकती धमकी देखकर परलोकी ड्रैगन वजीर भी चुपचाप राजी हो गया। अब जो कि उसे छोटू के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसका गुरूर पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद दमयंत ने और कुछ नहीं कहा और वो अपने साथी और ड्रैगन वजीर के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद चारों तरफ फैला तनाव का माहौल भी बेहतर होने लगा। अनगिनत निगाहें छोटू की तरफ थीं और सभी में हैरानी भरी हुई थी। वहां मौजूद सभी ने देखा था कि कैसे दरिंदों के इलाके के 4 सबसे ताकतवर गुटों में से 2 छोटू के साथ थे। ऐसे में कोई भी उसके और बिजलीदीप कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन सोच सकता था कि एक इंसान उस जगह पर आकर ऐसा रौब बना सकता था। छोटू ने भी देखा कि कैसे वहां मौजूद सभी लोग उससे खजाना छीनने का इरादा भूल चुके थे। ये देखकर छोटू ने मुस्कुराते हुए ध्रुव शौर्य की तरफ देखा और उससे कहा, चलिए भैया, हमारे साथ बिजलीदीप कबीले चलिए। इतने वक्त बाद तो हम तीनों भाई मिले हैं, तो क्यों ना थोड़ा जश्न मनाया जाए। उसके बाद मैं देखता हूं कि आखिर ड्रैगन कबीला किस मुश्किल में पड़ा है। अब जो कि छोटू और उसके साथी एक तरह से खजाने की जंग जीत गए थे, तो बिजलीदीप कबीले के योद्धा खुशी से वापस लौटने लगे। उस कबीले के हर योद्धा को अपने कबीले पर ऐसा फख्र महसूस हो रहा था जो उन्हें आज तक नहीं हुआ था। जाहिर सी बात थी कि इतने ताकतवर कबीलों के वहां होने के बाद भी आखिर में जीत बिजलीदीप कबीले की हुई थी। अब तो दरिंदा युद्ध मैदान के सबसे ताकतवर कबीलों में बिजलीदीप कबीले का भी नाम गिना जाने लगा था। इसलिए अब से किसी की हिम्मत नहीं होगी उस कबीले से पंगा लेने की। वापस लौटने के बाद छोटू बिजलीदीप पहाड़ी पर खड़े होकर आसपास होते जश्न को देखता जा रहा था। इस तरह की खुशी देखकर वो आह भरने लगा। शुरू में उसे लगा था कि उसे बिजलीदीप कबीला छोड़कर निंजा के साथ बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ध्रुव शौर्य के आने से हालात पूरी तरह बदल गए थे। इतने में छोटू के कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी, लगता है कि साल भर का तेरा सफर काफी दिलचस्प रहा छोटू। दैत्यों का सागर बढ़िया जगह है।
मैंने अपने गुट के लोगों से उस जगह के बारे में काफी कुछ सुना था। छोटू ने इस आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखा तो उसे दिखा कि ध्रुव शौर्य उसके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें से जाम छलक रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि ध्रुव शौर्य के बगल में निंजा बैठा हुआ था। अपने दोनों भाइयों को फिर एक साथ देखकर छोटू मुस्कुराने लगा। इतने में ध्रुव शौर्य ने उससे आगे कहा, सच कहूं तो मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन किस्मत से मुझे पता चला कि मार्कस के बहुत से योद्धाओं ने इस दुनिया में एक गुट बनाकर रखा है। इत्तेफाक से वो लोग दरिंदों के इलाके में थे। फिर उनके साथ जाकर मैं ट्रेनिंग करता रहा ताकि पूरी तरह ठीक हो सकूं। सच कहूं तो इस दौरान मुझे बस एक ही डर था कि क्या होगा अगर मैं तुम लोगों से फिर ना मिल पाया। खैर, जज्बातों को दरकिनार करते हैं और जश्न मनाते हैं। ये कहकर उसने अपना प्याला ऊपर उठाया और आंखों में यकीन के साथ कहा, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से जाऊं, मैं प्लूटोनिया में मौजूद अपने सभी मार्कस वालों को साथ लेकर पूर्वी हिस्से में मौजूद उन 3 कमबख्तों को खत्म करके रहूंगा। हाँ, वैसे ये मजा सिर्फ मैं ही क्यों उठाऊं, तुम दोनों भी तो मेरे साथ ही रहोगे। ही, याद है हमने क्या कहा था वहां से निकलते वक्त? जिस दिन हम तीनों पूर्वी हिस्से में वापस लौटे वही वो दिन होगा जिस दिन मीरांश दल का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। उसकी बातें सुनकर बाकी दोनों ने भी प्याले उठाए और जाम छलकाते हुए वो सभी जश्न में मसरूफ हो गए। उसके बाद 3 दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन इन 3 दिनों में बिजलीदीप कबीले का जश्न तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बल्कि जो कबीले पहले बिजलीदीप कबीले पर हमला करने के बारे में सोचते थे वो भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए वहां पहुंच गए थे। जाहिर सी बात थी कि सभी तक खबर पहुंच गई थी कि बिजलीदीप कबीले के पीछे कितने ताकतवर कबीलों का हाथ था। ऐसे में कोई भी उनके खिलाफ होने की हिम्मत नहीं कर पाता। छोटू ने कबीले के सारे मसले निंजा और बाकियों को संभालने को दे दिए। निंजा शेरा और बाकियों की मदद से बिजलीदीप कबीले के मामलों को संभालता रहता। वहीं छोटू ने करिश्माई प्राचीन दरबार में से कुछ चुनिंदा हथियार खुद के लिए रखकर बाकी सभी हथियार निंजा और उसके साथियों को पकड़ा दिए। ये हथियार बहुत ही खास हथियार थे जिन्हें देखकर शेरा और बाकियों के चेहरों की हैरानी काफी बढ़ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे खास खजाने इस्तेमाल करने को मिल सकते थे। दोस्तों, यह एपिसोड जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड हुआ है। अगर आप इसे किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 दिन गुजरने पर छोटू के जाने का वक्त आ गया। तब पहाड़ पर खड़े ध्रुव शौर्य ने छोटू से कहा, छोटू, क्या तू सच में अकेले ही ड्रैगन कबीले जाना चाहता है? तू बोल तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर वाकई ड्रैगन कबीला मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा होता तो उन्हें ऐसा पैंतरा आजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे असली फिक्र अपनी नहीं, निंजा और बाकी कबीले वालों की है। इसलिए जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आप यहाँ रहकर इन लोगों का ख्याल रखना। वहीं उसकी बात पर ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तू कहता है तो मैं इसकी मदद करता हूँ, लेकिन थोड़े वक्त में मुझे वापस इस दुनिया के मार्कस वालों के पास लौटना होगा। हम लोग मार्कस तक खबर पहुंचाने का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसमें उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो रास्ता तैयार हो जाता है तो हम सभी मार्कस में रहने वाले अपने परिवार वालों से बात कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमें जायरन की मौजूदा हालत के बारे में पता लगाना है। मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है उसके जागने में। इसलिए छोटू, जल्द से जल्द ताकतवर हो जा। ये सुनकर छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भैया। एक बार मैं ड्रैगन कबीले में अपना काम पूरा कर दूं तो मैं भी आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे भी लगता है कि इतने वक्त में शायद जायरन जागने के बहुत करीब पहुंच गया होगा। पता नहीं अगर प्लूटोनिया का अगला सुपर योद्धा बनने से पहले ही वो जाग गया तो हम क्या करेंगे। और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे उस तीसरे सुपर योद्धा की है। ना जाने वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। इस पर ध्रुव शौर्य ने बात को समझते हुए छोटू को बताया, तू फिक्र मत कर छोटू, फिलहाल तो तू बस ताकतवर बनने पर ध्यान दे। जायरन और उस तीसरे सुपर योद्धा की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। मुझे लगता है कि शायद उन दोनों का पता लगाने के लिए मुझे अपने आचार्य से मदद लेनी होगी। खैर, तू अपना ध्यान रखना। ये सुनकर छोटू मुस्कुराने लगा। तभी तेज हवाओं की आवाज सुनाई पड़ी और 2 लोग उनके पास आते दिखाई दिए। ये दोनों थे ड्रैगन कबीले के योद्धा जो छोटू से पहले मिल चुके थे। तभी उन दोनों में से एक, दमयंत, ने छोटू की तरफ देखकर पूछा, ध्रुव, क्या तुम तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए? क्या होगा जब छोटू पहुंचेगा ड्रैगन कबीले, और कौन सी मुश्किल में फंसा है वो कबीला? दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।